फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ आपकी पॉडकास्ट, इंडिया का नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट के थ्रू हमारा ये मिशन है कि आपकी हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एडवाइसेस हैं, ये आपको एक राइट सोर्स से, क्रेडिबल सोर्स से और सही ढंग से आप तक पहुँचे। हर इंसान को अपनी हेल्थ के लिए सही एडवाइस मिले और वो भी क्रेडिबल सोर्स से, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जिसके बारे में जानता है और रोज ट्रीट करता है, ना कि उन लोगों के पास से जिन्हें इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। एब्सोल्युटली। और आप अभी के सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड में देखते होंगे कि हर कोई एक हेल्थ एडवाइस के साथ रेडी है। तो बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो हर तरीके की एडवाइस है और वही क्लटर को फ्री करने के लिए ये हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट है, जो जहाँ पे आपकी हेल्थ के बारे में हम डिफरेंट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करेंगे जो आपको सही और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे कई बार बीमारियां आपकी बच जाएगी। आप बीमारियों को आगे बढ़ने से या फिर बहुत लेट तक जाने से बचा पाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन से आपकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। सो चलते हैं आज का एपिसोड देखने। सो आज हम मिलेंगे डॉक्टर केयूर भट्ट से, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड गैस्ट्रोसर्जन एंड ही इज़ अ वेरी गुड एकेडमिक इवेंट ऑल्सो। और वो बहुत सी मुश्किल बीमारियों को बहुत आसानी से आपको समझा पाएंगे और आपके जो सवाल आपके मन में होंगे उनका जवाब भी मिलेगा। और आज एक्चुअली हम लोग फोकस करेंगे गट पे। तो गट मीन्स आपका स्टमक, और स्टमक से ही, ऐसे हमारे आयुर्वेदिक में भी ये सब चीज़ें बहुत वेल नोन है हमारी सोसाइटी में कि जो भी बीमारियां हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक। तो अगर आपका गट ठीक है तो सब कुछ आपकी 80% प्रॉब्लम सही होती हैं। तो गट की वजह से जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है, माइक्रोब्स का आप प्रोबायोटिक कैप्सूल ले रहे होंगे या प्रीबायोटिक कैप्सूल ले रहेंगे, वो क्यों लेना जरूरी है या नहीं लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का असर, कैंसर है और जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और गॉलब्लैडर स्टोन है, इन सब के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनके सोल्यूशन क्या हो सकता है उसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए देखते हैं हेल्थ आपकी पॉडकास्ट, इंडिया का नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारे हेल्थ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। आपने सुना होगा, कहीं सुना है था कि हार्ट फीलिंग या लिवर फीलिंग या फिर बॉडी फीलिंग या हैंड फीलिंग, नहीं ना, गट फीलिंग तो सुना होगा। तो आज हम इस गट के बारे में बात करेंगे कि गट फीलिंग क्या होता है और गट से क्या प्रभाव होती है। तो ये सारी बीमारियों का इलाज वही है, तो सारी बीमारियों का कारण है वही। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केयूर भट्ट। He's a renowned gastro-surgeon in Surat, and I'll tell his achievements first, so that we get the perspective. हम किससे बात कर रहे हैं? So he's the founder and director of SITS Hospital, a multi-specialty hospital in Surat. He's a GI surgeon by profession, and he holds a LIMCA Asia and India Book of Award in GI surgery. He's also secretary of Gujarat State Surgeon Society, and he has written more than 75 papers and 2-3 books. So thank you, Keयूr, for joining us. And another important point, he's my very old friend. So that's very important, I would say. तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से हम बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक गट के बारे में, पेट से उत्पन्न बीमारियां और उनकी सॉल्यूशंस के बारे में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारे मिसकंसेप्शन है पब्लिक को, तो उसके बारे में सर आज आपसे हम बात करेंगे। Great. It will be a really great pleasure to talk to you as an entrepreneur. And again, as you rightly said, like we know, I think each other more than 25-30 years. So many years. So we don't know how many years. So it's a great connect after so many years, and it's nice. Yeah, you can go. So today we'll be discussing the topics जो हम just common लोग जो होते हैं, सामान्य लोग फिर एग्जाम आते हैं जे के लेके, और उसकी बारे में फिर वो मिल बन जाती है। That case into a difference is not a there. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये जो पेट के अंदर जो बीमारियाँ होती है उसका खाने के लिए कितना रिलेशन है? करेक्ट। सो बहुत सही आपने सवाल से शुरुआत की है। मैं कहूँगा कि बहुत सारे मिथ जो है, जैसे आपने बहुत बढ़िया शुरुआत की थी गट फीलिंग वाली जो कहानी है, इट इज़ राइटली सेड, इट इज़ ऑलवेज अ गट फीलिंग। सो आई वुड से जितने भी मिथ है ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा मिथ भी गट के बारे में ही है। वो हार्ट के लिए बहुत कम मिथ है, ब्रेन के लिए भी बहुत कम मिथ है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ऐसी है कि कहीं कभी को किसी को कुछ भी हो जाए वो तुरंत डॉक्टर के पास चला जाएगा। पर गट एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे वो सब कुछ अनाप शनाप नहीं करने की सब चीज़ें लोग करते हैं। सब कुछ ट्राई करने के बाद वो नहीं हो रहा है तब डॉक्टर के पास आएगा, बहुत लीक हो जाता है और अक्सर लेट हो जाता है। आई वुड से नॉट कई बार लेट हो जाएगा, अक्सर लेट हो जाएगा।
सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कमिंग टू द क्वेश्चन दैट फूड से क्या उसका लेना देना है. सो ऑल द इन्फेक्टिव मेथोलॉजी, मतलब इन्फेक्शन वाली पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है फूड्स. अगर मैं उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूँ, हाफ ए मिनट. वी ऑल हैव रिसेंटली गॉन थ्रू कोविड. सब कोविड से गए. ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल आधा पौना टाइम हम घर पे रहे. अस्पताल हमारा तब भी चल रहा था. वी वर लकी दैट वी कुड सर्व द पीपल. तो हम तो बाहर भी जा रहे थे, बाकी लोग तो जा भी नहीं. बट एक चीज़ उस दौरान हम लोगों ने जो देखा, मेरे खुद के प्रैक्टिस में मैंने देखा, हालांकि मैं तो सर्जन हूँ, कि जितने भी इन्फेक्शन वाली सर्जरीज होती थी ना, नहीं वो जीरो हो गई. लोग घर का खा रहे थे. लोग घर का खा रहे थे, लोग बाहर खा नहीं रहे थे. वो बाहर, अच्छा खाना इंपॉर्टेंट नहीं, पानी भी उतना इंपॉर्टेंट है. कई बार खाने से कुछ नहीं होगा, पानी से हो जाएगा. आपने कहीं से थोड़ा सा पानी पी लिया, वो बहुत सारी कहानियां अपनी बिगाड़े. तो खाना पीना, रहन सहन और अच्छा करने से कोविड के दौरान वो सब इन्फेक्शन वाली कहानियां सब जीरो हो गई. सो इट इज दैट मच रिलेटेड. तो ये तो मतलब आई ओपनिंग चीज है. यस, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका खान पीना कैसा है, और वो भी स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे पोल्यूशन है और यू कैन नॉट ट्रस्ट कि कौन सा तेल यूज किया हुआ है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज, क्या क्या है. दूध नहीं है, पनीर नहीं है. क्या चाहिए आपसे आपको, दैट इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ योर फोन. तो इससे ऑर्डर कर दो, उससे ऑर्डर कर दिया. सबसे पहले बच्चे ऑर्डर करते हैं. करेक्ट. तो बहुत मुश्किल है. तो एक जो मिक्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज, मतलब पहले भी है, तो वो है, और बहुत बातें भी होती है उसके लिए, वो है गट माइक्रोब के बारे में. या तो सर आप एक थोड़ा वो बताइए गट माइक्रोब होता क्या है, और अभी वो इतना जैसे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक कैप्सूल्स होते हैं, दवाई खाते हैं, कुछ लोग फाइबर की बात करते हैं, तो गट माइक्रोब का क्या ओवरऑल इम्फेसिस है गट पे है जीवन में. okay. So I'll make it more simplified because this is a very niche and very, I would say, deep topic for everyone to understand. But एक basic चीज़ आप समझ लो कि like we started with no medicines. I'm talking of 300 years behind. Then the antibiotic got discovered. Then it came कि उसके बाद धीरे अलग molecules आते गए. Yes. अब ऐसा हो चुका है कि like we have discovered बहुत सारी एंटीबायोटिक चीज़, सब कुछ ऑलमोस्ट उसमें लगा हुआ है. Yes. तो अब बैक्टीरिया भी स्मार्ट है, तो रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं बिकॉज दे कैन म्यूटेट. वो म्यूटेशन हो रहा है. जैसे कोविड में भी देखा ना, एक वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, तीसरा वेरिएंट आया. तो बैक्टीरिया भी ये चीज़ कर सकते हैं. Okay. तो अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे सबके पेट में, if I take a teaspoon fill of our normal stomach का अंदर का जो आधा पचा हुआ, नहीं पचा हुआ फूड, I won't say it as an excreta, but अंदर का part, so that will be containing more than billions bacteria. So that everyone's gut is harboring. Everyone. So by lot of beings, आज की ज़माने में अगर हम बात करेंगे तो फूड की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, अच्छा फूड में जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की बहुत सारे रीजंस है. वी डोंट नो एक्चुअली कौन सा रीजन कितना है, बहुत सारे रीजंस की वजह से दे आर गेटिंग चेंज्ड. अच्छा, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, शायद हमारे जो दादाजी थे उन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक एट द एज ऑफ 55 या 60 पे खाई. और हमारा जो बच्चा है वो 5 साल में उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, वो एंटीबायोटिक खा रहा है ना. तो वो दैट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट. तो मतलब अंडरलाइन आप जो बोल रहे हो कि एंटीबायोटिक खाते हैं तो माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं. इट चेंजेस खत्म तो नहीं होंगे, कल्चर बट उनका पैटर्न चेंज हो रहा है. तो वो इसीलिए बीच में कंसेप्ट बहुत तेजी से आया था for probiotic. Right. So this is something on the same line we are going कि the gut microbiota, probably we are undertaking a lot of clinical trials as of now. Okay. कि बहुत सारे चीज़ों से कोई आदमी या किसी को खराब बीमारी है, कुछ है, और उसके पास अच्छे वो बैक्टीरिया नहीं है, तो वी आर ट्राइंग कि किसी और के अच्छे बैक्टीरिया लेके इम्प्लांट करते हैं. अच्छा, दिस इज स्टिल हैपनिंग. ओके, लॉट ऑफ बिग क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं चल रहा है.
तो इट इज गिवन लॉट ऑफ प्रॉमिसेस इन लॉट ऑफ डिसीजेस होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है तो वो अभी पब्लिकली मैं शायद अभी नहीं बता पाऊंगा, दे आर इन द ट्रायल स्टेज, बट इट इज हैपनिंग एंड बहुत सारी बीमारियों में वो चीज हैज गिवन एक्सेलेंट रिजल्ट, सो द साइंस इज प्रोग्रेसिंग, बट अगेन वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स का यूज आप करो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करें, क्योंकि अगर आप 100 साल पहले देखेंगे तो इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मरे, मिलियंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस अकेला ले लो तो उसमें एक पूरा गुजरात मर जाए, उतने लोग इंडिया में ही मरे पॉपुलेशन अभी क्या वो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पर वो भी ओवर द काउंटर वो बोलते हैं ना कि वो आलू पूरी की तरह एंटीबायोटिक, वो गलत है, किसी भी चीज की आती तो खराब है, बस वही ऐसा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग है उनका आसन बहुत से लोग ना जब पेट दर्द होता है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हाँ अल्ट्रासाउंड में उनको आता है फैटी लीवर, हाँ दिस फैटी लीवर है क्या, कैसे इसको हैंडल करें, हाउ टू मैनेज इट। और 10 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, बहुत रेयर लगता था कि बहुत रेयर डिसीज है, आजकल मेरे ख्याल से हर मेजॉरिटी पर्सन को ये चीज I must congratulate both the hosts that they have done a great homework. Really. So Dr. Pranav Academy, we help the people to understand things better. नहीं मतलब जो भी करंटली ट्रेंडिंग चीजें है, रादर आई वुड नॉट से ट्रेंडिंग, बट जो करंटली पेन पॉइंट्स है तो वो आपने बहुत सही तरीके से उसको भी पकड़ा है, तो उसके मेरे हिसाब से अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरे हिसाब से उसके दो पहलू है। एक पहलू थोड़ा सा ये है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसकी क्वालिटी पिछले 20 साल में बहुत अच्छी हो गई। सेम चीज आप इम्प्रूव सोचो कि पहले नोकिया वाले फोन थे, अब एक्चुअली पता नहीं कौन सा 16 एचडी वाले फोन आ गए, रेटिना डिस्प्ले आ गया है ना, तो क्लैरिटी बढ़ गई ना। पहले मूवी में पिक्चर एकदम क्लियर ऐसे दिखता था, तो इट इज एबल टू डिटेक्ट आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, नंबर 1। और नंबर 2 अगेन उसमें आपका पहला सवाल ही आ जाएगा कि खान पान और रहन सहन। अब आप यही सोचो कि लाइक हम तो यार लेट 40s में आ गए अभी, बट आप ये सोचो हम हमारे बचपन में कितने बार बाहर खाना खाने जाते थे, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, है ना, किसी की बर्थडे हो गई तो दूसरे के घर में ही तो मोस्टली तो घर पे जाएंगे, है ना, कहीं कोई फंक्शन हो गया तो मतलब होटल में खाना खाना इज लाइक होटल में बहुत बड़ी बात, और अभी होटल में ही खाना होता है। अभी तो हर वीकेंड तो सभी फैमिली में, उससे जो पहले बीच में फिर वो आ जाता है डिलीवरी वाले हफ्ते में, हाँ वो आ जाएंगे ना, वो अभी आई वांट से लाइक यू नो फूड डिलीवरी इज अ वेरी हॉट थिंग हैपनिंग, ठीक है ना, तो वो हफ्ते में 3 बार तो वो आ जाता है, तो मोटा मोटा 14 मील है, उसमें से 4 से 5 मील ऐसे हो रहे हैं जो आ रहे हैं। अब यू एक्चुअली डोंट नो कि उसमें क्या क्या जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें और वो खाना है, तो इट इज गोइंग टू वेट अप इन द लिवर। अच्छा, सिमिलर थोड़ा मैं आगे ले जाऊं तो आप डायबिटीज का इंसिडेंस भी देखो तो वो भी बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे पीपल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग शुगर। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप इंडिया में टिपिकली आप देखो तो वी हैव अ सेंट्रल ओबेसिटी, करेक्ट पेट वाला, यहाँ वाला नहीं है। हाँ, आप कोई लाइक टिपिकली क्या कहते हैं यूरोपियन बंदा देखेंगे या अमेरिकी बंदा देखेंगे ना, वो 100 किलो वाला होगा, वो पैरेलल 100 किलो, ऊपर से अपना वाला जो 100 किलो होगा वो ऐसे होगा, वो स्वीट बहुत खाते हैं, तो फैट कंटेंट, स्वीट कंटेंट की पोजीशन यहाँ पे हो रहा है, टेक्निकली डिटेल में हम छोड़ देंगे, तो एक मोटा मोटा ये चीज बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो इंडियन ओबेसिटी इज डिफरेंट देन अमेरिकन ओबेसिटी, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जब आप लोग फैट की रिवर बोलते हैं मतलब फैट डिपोजिशन हो गया है उस पर, एग्जैक्टली। और थर्ड पार्ट जो एक्चुअली में हो रहा है वो है अल्कोहल। विदाउट अल्कोहल भी होता है फैटी लिवर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट अल्कोहल इज ऑल्सो अ वेरी सब्सटेंशियली इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, जैसे सबने सुना है कि बहुत दारू पिएंगे तो देवदास बन गया, वो सिरोसिस हो गया, खून की उल्टी हो गई, वो दैट स्टोरी एवरीवन नोस कि दारू पीने से लिवर बिगड़ हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में वो भी फैटी लिवर ही होता है। अच्छा, वो फैटी लिवर के बाद फाइब्रोसिस वाला लिवर होगा, ग्रेड 1 2 3 फैटी होगा, फिर फाइब्रोसिस होगा, एंड अल्टीमेटली सिरोसिस होगा। बट वो विदाउट अल्कोहल भी हो सकता है। नहीं, वो उतना ही पेशेंट, उससे ज्यादा पेशेंट है अभी ऐसा हो गया। पहले ऐसा था कि सिर्फ अल्कोहल वाले का बिगड़ता था, अब डाइट की वजह से सबका बिगड़ रहा है, डायबिटीज की वजह से सबका बिगड़ रहा है।
तो उसके लिए आपको एक खान पीना तो चलो ठीक है, एक चीज़ हमको समझ में आती है और हर पर्सन पे डिपेंड करता है वो उस चीज़ को हैबिट भी चेंज करता है कि नहीं करता। उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज या और कुछ ऐसे तरीके हैबिट जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं, स्मॉल कुछ 2-4 चीज़ जो आपको अपने पेशेंट्स को भी बोलते होंगे बता। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें व्हाट एज अ क्लिनिशियन वी सी इज व्हाट इज अ ग्रेड। सो अगर वो ग्रेड 1 है, आपने शायद आपने रिपोर्ट में पढ़ा ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 है ना, ग्रेड 3 ही होता है, उससे ऊपर वो फाइब्रोसिस में मतलब और सिरोसिस की और उसकी जर्नी शुरू होगी। तो ग्रेड 1 और 2 जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग कंप्लीटली रिवर्सेबल है। तो उसके लिए आपको जो आपने बताया हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना। हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी पकौड़े खाने ही नहीं, टेस्ट नहीं, हाँ ऐसा नहीं और है। मसाला भी नहीं खाना, ये नहीं खाना है, मैं तो ऑयल भी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ भुना हुआ ही खाऊंगा या स्टीम नहीं खाऊंगा ना, वो ऐसा नहीं है। बट क्वांटिटी मैटर्स। अच्छा, कितना फ्रिक्वेंटली खा रहे हो वो मैटर्स। तो हेल्दी खाना, हेल्दी रहना मतलब आप एक्सरसाइज करो। अच्छा, शुगर डायबिटीज आपका कंट्रोल में है या इंसुलिन लेवल आपका कितना रह रहा है, वो सब चीज़ करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेट, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आप मोटा मोटा ये भी हम बहुत सारे मरीज को समझाते हैं कि जैसे आप ओबेज हो, मोटे हो गए है ना, अभी आपका लीवर मोटा हो रहा है, आप वजन कम करेंगे तो ये भी कम होगा। बहुत बहुत फर्क उसके अंदर पड़ेगा। वो कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा, रिवर्स भी नहीं हो जाएगा, बट इट डज हैव अ कोरिलेशन। वेरी वेरी रेयर चीज में ऐसा होता है कि बहुत ही एकदम कह सकते हैं कि पतला सा सिकुड़ा सा कोई आदमी है बेचारा और उसको ग्रेड 2 फैटी लीवर है, वो भी हो सकता है, बट वो उनके अलग रीजन है, प्रीवियस है, हाँ वो कम है, पर बाकी ये वाले ज्यादा है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि पीलिया जो होता है जॉइंटिस, हाँ ये कई बार लोग रिलेटेड होता है और लोग ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, कभी पीलिया हो जाता है। हाँ। तो पीलिया क्या है और कैसे इसको पता चलता है और उसकी बीमारियाँ क्या है, उससे कैसे हम इलाज करते हैं? ओके, तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि ब्रॉड सवाल है, और उसको मोटा मोटा 3 चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो सबके लिए जानना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत आसान है, और उसमें कई मरतबा ऐसा होता है कि जो डायग्नोसिस है, जो निदान है, वो डिले हो जाएगा। वो डिले होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट पे उसका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। सो मोटा मोटा समझो 3 टाइप का पीलिया है। फॉर में वो भी सो एक होता है न्यूबॉर्न को होता है, जो बहुत सारे लोगों को मालूम है। वो बच्चा होगा, उसको जॉन्डिस हुआ, वो फोटोथेरेपी मशीन कांच की बेटी में रखने वाला, तो वो तो अभी एक चीज़ हो गई। बड़ों में जो पीलिया होता है उसका मोटा मोटा 2 रीजन होता है। एक होता है सर्जिकल पीलिया और एक होता है मेडिकल पीलिया। ऐसे याद रखो, बहुत अच्छा, बहुत आसान है। सर्जिकल पीलिया और मेडिकल पीलिया मतलब जो सर्जरी से ठीक होगा, जो दवाइयों से ठीक होगा। अच्छा है ना। तो मेडिकल वाला जो पीलिया है, आगे उसका वो घूम के वहीं पे आ गया, वो आलू पूरी और पानी पूरी का ठेला, वो एक कॉमन सोर्स है। गन्ने का जूस, हालांकि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मिथ है कि गन्ने का जूस पिएंगे तो पीलिया ठीक हो जाए, वो उल्टा है। गन्ने के जूस में जो आइस लगता है, वो आइस की वजह से पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो खाने से ही होता है। अच्छा, कभी कभी रेयरली हेपेटाइटिस बी सी, हालांकि बहुत कम है, वो ब्लड से भी ट्रांसमिट होता है, बट मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं वो ए और ई है, वो खाने से ही होता है। तो उस वाले पीलिया में जब से सबने देखा है कि उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुस्ती रहेगी, थोड़ा हल्का फुल्का 99-100 बुखार भी आएगा, 1-2 किलो वजन भी कम होगा, एंड वो ग्रेजुअली वो बिल्टअप होता है। तो उसका जो शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं खान पान जुड़ा हुआ है। एक ये वाला पीलिया है, भारीपन भी लगेगा थोड़ा थोड़ा पेट में, लीवर की ओर पे, क्योंकि वहाँ पे सूजन है, इन्फेक्शन हो रहा है, और वो ये पीलिया होने का कारण लीवर इटसेल्फ, लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो पीलिया हो। तो ये मेडिकल वाली कहानी। उसका बहुत 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 बड़ा मिथ है, कि लोग जाएंगे किसी इधर उधर छोटे मोटे वैद्य के पास, या वो शायद वैद्य भी नहीं होता है, वो तांत्रिक बोल सकते हैं शब्द उसके लिए, उनके पास जाएंगे, वो लाइन वाला एक पानी आपके हाथ से लगा के वो पानी डालेगा, वो पीला पानी नीचे निकलेगा, बोला आपका पीलिया उतर गया, हाथ धो लिए, पीलिया साफ हो गया। फिर वो एक आपको धागा पहना देगी, वो उसमें छड़ी बना के उसका ये किया, वो पीलिया ठीक हो गया। तो वो सब चीज़ें अब 21st सेंचुरी में भी है, तो ये नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बार डायग्नोसिस डिले होता है।
और जो थर्ड वाला जो पीलिया है वो है सर्जिकल वाला पीलिया। वो जो पीलिया है उसमें आपको कोई चीज़ का परहेज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर से कोई चीज़ से हो ही नहीं रहा है, वो इंडिजीनियस हो रहा है, वो अंदर प्रॉब्लम है। वो 10 में से 9 केस में या 8 केस में मैं कहूँगा बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर एक चीज़ होती है अपने उसमें स्टोन की वजह से होता है, और 2 केस में वो कैंसर की वजह से होता है। पर इस पीलिया को बहुत आसानी से उस वाले पीलिया से हम सेपरेट कर सकते हैं। इवन लेमन कैन डू इट। उसमें कभी दर्द नहीं होता है, उसमें कभी दर्द नहीं होता है। अच्छा, और इस वाले पीलिया में खुजली आएगी, पूरे बॉडी में खुजली आएगी आपको। और खुजली के साथ पीलिया है, इतना एक वर्ड याद रखेंगे, सीधा डॉक्टर के पास जाना। और ध्यान रहेगा ध्यान समझा दिया कि ये गो इनटू चैप्टर्स राइट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है और फिर वो बहुत दिक्कतें हो जाते हैं। तो इससे जो है जर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, हाँ, उसके लिए भी बहुत मिथ्स है और लोग जानने के बाद ऑल्टरनेटिव थेरेपी में कोशिश करते हैं। तो आप गॉल ब्लैडर स्टोन एक्चुअली में क्या होता है, कितना डेंजरस होता है और उसका क्या निवारण है? तो ये भी जो मैं खुद मेरे प्रैक्टिस में मतलब 2002 से मतलब 20 साल मोटे हो गया, 20-22 साल, उससे भी ज़्यादा। तो मैंने भी देखा है कि इसका ये चीज़ का भी इंसिडेंस जो है वो शुरू के मुकाबले अभी लाइक फैटी लिवर बढ़ रहा है, वो भी बढ़ गया है, हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ रहा है, एक तीसरी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक कैंसर बढ़ रहा है। ये चीज़ें हम सिग्निफिकेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों का खाने का लेना देना है। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो किडनी स्टोन से बहुत डिफरेंट है। बहुत बार पेशेंट उसको मिक्स कर देते हैं किडनी स्टोन, और वो यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो वो स्टोन अलग है, ये स्टोन अलग है। ओके। और गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब शायद हो सकता है कि अपन 200 लोगों का ऐसे पकड़ के सोनोग्राफी करें ना, उसमें से 2 लोगों को होगा, इतना कॉमन है। अच्छा, बट स्टोन वाले से एग्जाम्पल आप 100 पेशेंट ले लें, तो उसमें 100 में से 10 या 15 को ही उसका सर्जरी लगता है। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक गॉल ब्लैडर स्टोन को जरूरी नहीं है कि सर आप ट्रीटमेंट करो, उसका सर्जरी करो। अच्छा, क्योंकि वो दवाई से कभी ठीक नहीं होता है, कभी वो आप बता रहे थे, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि वो अफेक्ट ही नहीं करता उसको, वो ठीक कर ही नहीं सकता है। उसका भी सिंपल रीजन है कि जब तक आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि आपका गॉल ब्लैडर है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो गॉल ब्लैडर पहले फेल होगा, उसके बाद उसमें स्टोन बनेंगे। जबकि किडनी के केस में पूरा उल्टा है, पहले स्टोन बनेंगे, अगर स्टोन को आप रखेंगे बड़ा होगा, किडनी को ब्लॉक करेगा और जाके 10-15 साल बाद हो सकता है वो किडनी को फेल करे। जबकि गॉल ब्लैडर के केस में जब तक आपको मालूम चला कि आपको स्टोन है, वो गॉल ब्लैडर आपका काम नहीं करेगा। अब उसको फिर सर्जरी करो ना करो, अच्छा अब स्टोन भी है, वो आपको दर्द दे रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको निकाल दो, सीधा हिसाब है। तो उसमें एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन निकालने से कोई मतलब नहीं है। आज स्टोन निकालेंगे, 3 दिन बाद स्टोन वापस बनेगा, आपका गॉल ब्लैडर निकालना जरूरी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है तो छोड़ो, तो देखकर आप आराम से शांति से रहो। हो सकता है पूरा जिंदगी चला जाए वो उसको। अच्छा, उसको फॉलो अप करते रहते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, मेरा 9 mm है, अभी वो 9.2 mm हो गया, फिर अभी 11 mm हो गया। सो साइज से मैटर नहीं करता है। अच्छा, नंबर सर पहले 2 स्टोन थे, अभी 3 हो गए, नंबर में मैटर नहीं करता। किसी को 5 mm का स्टोन भी सर्जरी के लिए ले जा सकता है, और किसी को 30 mm स्टोन होगा 3 सेंटीमीटर का, वो भी एसिम्प्टोमेटिक घूम रहा है। सो साइज डजंट मैटर, नंबर मैटर। ये तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि ये बहुत मिथ है। बहुत हर कोई सोचता है कि मैं बहुत प्रिवेंटिव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करेंगे बढ़ रहा है, इसका बस कुछ डर जाता है आदमी और उसका फायदा भी उठाया जाता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जब तक वो क्रिएट प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगा, दर्द नहीं दे रहा है, बीमारी नहीं कर रहा है, तब तक आपको तो टेंशन छोड़ दो। अगर होता है तो सर्जरी करा लें। तो होता है तो क्लियर है कि वो सर्जरी करा। उसमें भी बहुत सारे मरीज आते हैं, बोलेंगे नहीं हमको गॉल ब्लैडर नहीं कराना, हमको सिर्फ उसमें से स्टोन निकालना। अब एक्चुअली उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इज नॉट वर्किंग, इसीलिए तो बोला है, इसीलिए बोला। तो वो फिर लोग बोलेंगे कि मेरा खाना हजम नहीं हो रहा है। पर खाना हजम आपका वैसे भी नहीं हो रहा है, पहले भी नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको गॉल ब्लैडर से तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं। करेक्ट।
अच्छा if you want to go for surgery, तो दो ऑप्शन देते हैं हमें. ये laparoscopic है, ये दूरबीन से. हाँ, तो फिर open कर. So what is the सो बेस्ट वे आउट आई वुड से फॉर एनी सर्जरी, जहाँ तक जो भी चीज़ का फिजिबल है, नॉट ओनली गॉल ब्लैडर, पेट का, एनी सर्जरी इन पेट, अगर पॉसिबल है, अगर डॉक्टर कॉन्फिडेंट है और फिजिबल भी है, तो लैप्रोस्कोपी नंबर वन चॉइस फॉर एनी गिवन सर्जरी, बिकॉज आपका पेन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा, रिकवरी टाइम विल बी फास्टर लाइक एनीथिंग होगा. अच्छा, टिश्यू हैंडलिंग, अंदर की चीज़ों है, अगल बगल की चीज़ों को डैमेज है, वो उसमें भी बहुत फर्क है, तो इन डायरेक्टली दैट हेल्प्स इन अर्ली रिकवरी. सो लैप्रोस्कोपी फॉर एनीथिंग इफ इट इज पॉसिबल हैज टू बी डन. And the last resort, we can go for open surgery. वो बैकअप तो है, वो बैकअप. ये ऑलवेज अ बैकअप. nowadays it's a lot of increase in obesity. हाँ अब obesity का फिर लास्ट में कहते हैं पर बातें ऑपरेशन का हाँ इसमें की दिस होल इंडस्ट्री और इज द करेक्ट थिंग. मतलब कितना मोटा आदमी को जानती है, कितना कब सर्जरी किया जाए मोटा. another I would say you guys have really done a great workout. So till late I would say 2000 2010 15 तक even lot of doctors were believing कि obesity is not a disease. But now to a large extent it is been proven by a lot of trials, बहुत सारे clinical trial और data when we are talking scientific के साथ वो prove हो चुका है कि obesity, the morbid obesity, अच्छा वो मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो obesity 3-4 उसका एक जैसे मोटा मोटा समझो ना ग्रेडिंग है, हाँ थोड़ा मोटा, बड़ा मोटा, और मोटा, उससे भी मोटा, समथिंग लाइक. तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, वो बहुत सिंपल है, आपका हाइट के हिसाब से वेट का रेशियो डालना जरूरी है. BMI, इट इज BMI. तो BMI बेस्ड है, तो लेस देन 25 इज नॉर्मल, Okay. 30, 35, 40 प्लस, अच्छा 45 प्लस, 50 प्लस, we do see 55 प्लस. अच्छा. और that is huge or humongous, मतलब they are carrying more than the double ideal weight. Okay. That is 50 generally. Okay. Right. तो वो जो है I would say more than 40 वाली जो कहानी जो भी है, वो एक डिजीज इटसेल्फ. Okay. सो अप टू 40 आप अगर मेहनत करेंगे, जिम में जाएंगे, पसीना बहाएंगे, वो वापस तो 30% वेट कम होगा. हाँ. 70% वेट जो है वो डाइट से कम. Diet से कम होगा. ये एक बहुत बड़ा वेट है. Yes. कि सर मैं जिम में जा रहा हूँ, वजन कम नहीं हो रहा. जिम में जाने से कभी वजन कम होता ही नहीं. शाम को पूरी खा रहा है तो नहीं, पूरी खाओ, कुछ नहीं खाओ, पूरी, क्योंकि जिम से आपका फिटनेस लेवल बना रहेगा. Yes. पर वजन जो कम है ना, वो तो डाइट से ही बढ़ता भी है और कम भी होता है. तो वो भी एक अगेन मिथ है कि 70% इट इज डाइट Diet. एंड देन 30%, हाँ, क्योंकि वेट लॉस होगा तो नेचुरली यू विल फील सम लूज. Correct. तो वो आप जिम में जाके यू कैन मेक इट नॉट Yeah. टाइम रहेगा, वो फिटनेस Fitness रहेगा. तो वो है, तो जो भी 40-45 प्लस है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है टू सस्टेन एंड मेंटेन दिस डाइट एंड जिम प्लान फॉर years together. Correct. to come back to normal. वो 25 BMI में तो शायद कभी नहीं आएगी, नहीं. 25-30 तक भी आना उनके लिए बहुत मुश्किल है. तो वो ऐसे है. अच्छा, बाय द टाइम उनको डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, घुटनों का प्रॉब्लम आ जाएगा, स्पाइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर अच्छा बहुत सारी बार ये हमने देखा है डिप्रेशन भी आता है. बिल्कुल आउट ऑफ ओबेस पेशेंट्स दे आर some or the other Yes. sort of depression they have. Yes. Yes. because of the body itself Correct. को लगता है. And the body shaping of जाती है, फिर वो सब वो Mental stress. आपने वो रिवर्स साइकिल में पहुंच जाता है. तो उसके लिए आई वुड डेफिनेटली से कि उसके लिए अगेन उसके लिए सर्जरी इज अ टूल, इट इज नॉट द ओनली टूल और only solution. हाँ. मतलब आपको सर्जरी भी करना है, अच्छा आपको डाइट भी करना है, और आपको एक्सरसाइज फिर बाद में मेंटेन भी करना है, नहीं तो वो करना है. वापस ऐसे जाएगा. बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, इनफैक्ट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ उनको कि सर मैं खाना तो इतना ही खाऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, आप मेरा पेट काट दो और मेरे को पतला बना दो. मैं बोलता हूँ ठीक है, धन्यवाद. ऐसा नहीं हो सकता है. तो आपको करना पड़ेगा. इट्स अ ट्रायंगल, Yeah. सर्जरी, डाइट एंड एक्सरसाइज, ऑल द कॉर्नर हैज टू बी. Then only it can. Then only it is a sustainable long term thing. one more question. I'm avoiding questions because in Dr. Gunnar Academy we have a mission that we have to empower the people and empower the healthcare people
the information and knowledge. And the right information. See, it's a great initiative that you guys have taken because the entire, I would say, population, अपने देश की पूरी जितनी भी जनता है, उनको ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है. And from a credible source like somebody who is a specialist in it. Correct. Not ये like बहुत अच्छा है. real answer their own perspective. Yes. आज अगर नहीं कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा. दुनिया के एक्सपीरियंस कर रहे थे, देश के एक्सपीरियंस कर रहा है. Exactly. तुम्हारे और बहुत सारे लोग आज जो हम लोग सोशल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में देखते हैं वो शायद इस डोमेन के एक्सपर्ट भी नहीं होते. बहुत दे प्रोवाइड दैट एडवाइस और लोग इसको सब मानते हैं. सो बहुत बार आपने बहुत सही कहा कि फलाना सेलिब्रिटी इतना डाइट को फॉलो कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो अब एक्चुअली में वो इतना साइंटिफिक है वो भी नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम है. तो अब उसको देख के बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लग रहे हैं और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है. Correct. So basically, the whole effort is to bring back credible information to the public. Yeah. That is what we are planning. And especially from the expert who are the real In the field. All done. तो आप सही दिशा अंगीकार रखिए, सही दिशा में. So कैंसर को लेके काफी लोगों को मिथ होता है. अलग अलग तरह के मिथ होता है कि उसके कपड़े हमें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बड़ा रूम में रखना चाहिए, वो खांसी आ मेरे ऊपर तो मेरे ऊपर मुझे कैंसर हो जाएगा. या फिर फैमिली कैंसर बर्तन भी अलग रखने हैं. ये आपका बात बिल्कुल सही है. ये सारे सवाल मैं कह सकता हूँ हर रोज फेस करता हूँ कि बहुत सारे मिथ हैं. बट एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि कैंसर जो है वो हालांकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे वो होता है कि लाइक स्मोकिंग हो गया, टोबैको अब्यूज़ हो गया या अल्कोहल अब्यूज़ हो गया. तो वो 2-3 चीज़ें मुश्किल से है जिससे फर्क पड़ता है. अदरवाइज ऑल इन ऑल इतना कह सकते हैं कि कैंसर किसी को भी जिसको भी हो रहा है वो इंडिजीनियस है. इंडिजीनियस मतलब वो बॉडी में अंदर से उद्भव हो रहा है. इंटरनल मैकेनिज्म इंटरनल मैकेनिज्म. हाँ, वो एक आज का वो मूवी में डायलॉग था, बेजे में केमिकल लोचा हुआ. तो अपने बॉडी का कुछ केमिकल का अंदर का लोचा है, वो उसी की वजह से अपने ही बॉडी के सेल में से वो बन रहा है. वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो बाहर से कोई चीज से नहीं हो रहा है, वो हमारे अंदर हो रहा है. उसको एकदम सिंपल में समझाऊं आपको. त्योहार पे या शादी पे हमने मेहंदी लगाते हैं, है ना, आपने सबने देखा. अच्छा, अब आप देखो कि 5, 6, 7, 10, 12 दिन बाद वो कलर चला जाता है. हाँ, गलत. वो कलर नहीं जाता है. ये आपने कभी गौर किया? बॉडी अंदर चला जाता है. नहीं. हाँ. मेहंदी का जो कलर है ना वो परमानेंट डाई है, वो कभी जाता ही नहीं. पर अपना जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो रीजनरेट हो रहा है. ठीक है ना. जैसे सांप को हमने देखा है, वो अपनी स्किन छोड़ के वो चला जाएगा ना, तो वो पीरियडिकली करता है. अपना बॉडी ये चीज एवरी मिनट एवरी सेकंड ये चीज हो रहा है. तो चमड़ी के जिस लेयर पे मेहंदी का कलर है ना वो लेयर ही चला गया, तो मेहंदी जलेगी. तो नया चमड़ी नीचे से आ रहा है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस पूरे बॉडी के सब जगह पे चल रहा है. उसी का एक पार्ट है नाखून बढ़ रहे हैं, उसी का एक पार्ट है बाल बढ़ रहे हैं. सो अब वी गॉट द क्लियर पॉइंट. अब ये जो मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बना रखा है कि ये XYZ चीजें हैं वो एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है. आपने देखा कि भाई 10 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार आप नाखून काटेंगे, महीने में एक बार आप बाल कटाएंगे, शेविंग चलो रोज करना पड़ेगा, समथिंग लाइक. अब ये भाई वो केमिकल लोचे की वजह से ये जो मैकेनिज्म है उसमें लोचा हो गया. तो क्या होगा, जो बढ़ रहा है अंदर से नया वो बढ़ता ही जाएगा. कब तक कि ऊपर वाला मर के आगे चला जाए उससे पहले नया स्टॉक आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, वो चीज का एक स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा कि पुरानी चीज मर के बाहर गई, उससे पहले नया प्रोडक्ट से बन गया, तो वो स्टॉक हो गया. दैट स्टॉक इज कैंसर. For any cancer in entire body, this is the basic. अपने ही सेल बढ़ गए, मरे उससे पहले नहीं बन गए, तो वो इकट्ठे कहाँ हो जाएंगे, तो इट विल ब्लॉक समथिंग. किसी कैंसर वाले के साथ बैठते थे बात करने थे, नहीं वो सब बकवास हो गया ना. ये तो अंदर से ही हो रहा है. अंदर से हो रहा है. अब आपको है, इनको है, XYZ है, घर में है, फैमिली, कोई उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना. उसका कंटीजियस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. कोई वो खाना बर्तन जो है ना, कोई ज्यादा जुकाम नहीं है, कोई फीवर नहीं है कि वो ये कोरोना नहीं है. कैंसर इज नॉट कोरोना. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक तो लोगों के अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो कैंसर पेशेंट होते हैं, और स्पेशली उनके जो आसपास रह रहे हैं वो लोग भी बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बच्चे हैं,
बहुत बहुत ये बहुत आम तरीके से ये सवाल पूछा जाता है ओपीडी में। हाँ हाँ कि बच्चे हैं तो वो उनको भाई माँ बाप को तो एक डर रहता ही रहेगा ये तो बट ये मिथ है, कंप्लीटली मिथ है। और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है मोस्ट ऑफली अगर आप स्टेज में नहीं हो तो रिकवर भी हो जाते हैं। हो सकता है फर्स्ट या सेकंड स्टेज मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं हर एक कैंसर इज क्यूरेबल इन फर्स्ट एंड सेकंड। बट वो ये कि वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो जल्दी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाए और आप टेक केयर गए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके आसपास या आपके घर में भी ऐसा कोई गए गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ है तो एक तो आप मेंटली स्टेबल रहो और ये इस चीज़ के लिए 100% प्रूफ है कि ये किसी के होने से किसी के पास ऑन नहीं होगा। तो जो मेंटल पीस होती है पेशेंट की भी और आपकी फैमिली की भी वो आप बनाए रखो और उसके लिए फाइट करो। इनफैक्ट वो ज़्यादा चाहिए, यू नीड स्ट्रेंथ बिकॉज यार आपने किसी भी अदर देन कैंसर बाकी कोई भी चीज़ में आप देखो तो like somebody's willpower is good, he or she can do anything, yes. fight it out। तो ये भी एक ऐसी चीज है उसके लिए भी आपका विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बट उसके फैमिली अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो फिर आदमी तो टूट जाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली आप भी जानो इस चीज को और कम्युनिकेट करो। जो भी लोग हम लोग को वॉच कर रहे हैं ये भी आसपास अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी कम्युनिकेट करें करेक्ट कि ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट समथिंग। अगर एड्स नहीं चल सकता है तो कैंसर तो बिल्कुल उनकी नहीं होता है। तो प्लीज टेक केयर कि ऐसा ना हो। करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कॉन्स्टिपेशन बीमारी है वो कहता ना लास्ट में आपने बॉम्ब फोड़ दिया। सो ये मेरा क्या कहते हैं अगेन भी बहुत सारे मरीज को ये समझाता हूँ कि एसिडिटी और कब्ज ये बीमारी नहीं। देयर आर सर्टेन कुछ चीजें हैं जो बीमारी है, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तो सब बीमारियां हैं। कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन और मेडिकली तो देखें ना तो वो उसका डेफिनेशन इतना वेग नहीं, उसका डेफिनेशन देखूंगा स्पेक्ट्रम यहाँ से लेके वहां तक है। कैसे हमारी किताब में तो ऐसा लिखा है कि जो बंदा 3 दिन में एक बार लेटरिन जा रहा है वहां से लेके दिन में 3 बार जाता है वो सब नॉर्मल है, वो सब नॉर्मल है। अब देखो इस डेफिनेशन में आप मानोगे तो पूरा इंडिया इसमें आ जाएगा। कोई पेशेंट ही नहीं रहे। सो प्रैक्टिकली ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा जो आप मेरे को लग रहा है सवाल पूछना चाह रहे हैं वो बहुत सारे मरीज का भी प्रॉब्लम होता है, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है बट एक चीज इंडिया में बहुत कॉमन है वो है सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। उनको ऐसा लगता है कि खुल के नहीं हुआ ये ना एक सेंसेशन है। अब उसको करेक्ट करना वो मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं 50% तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो आपका एक परसेप्शन है ना। अब वो कैसे पता करें कि आपको करेक्ट हुआ है कि नहीं, वो ऐसा वाली बात कि आप मुझे मोटा मोटा समझो ना कि आज मुझे मजा नहीं आ रहा है। अब ऐसा करके वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, अब मजा नहीं आ रहा है तो सोचो क्यों मजा नहीं आ रहा है ना। और वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका जो पैटर्न है 30 दिन एक ही जैसा वो चेंज होगा क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो स्ट्रेस है, आप रोज खाना अलग खा रहे हो, रोज अलग खा रहे हो, वही नहीं कि आपका मेनू रिपीट हो रहा है। घर पे भी मेनू रिपीट नहीं होता। मम्मी इतना तो सबका ख्याल रखती है या वाइफ भी रखती है। और ये भी मैंने नोटिस किया कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अगर हम उनकी पॉटी साफ कर रहे हैं तो हमको ये मालूम चलता है कि बच्चे का पैटर्न चेंज हो रहा है, सबका चेंज होता है। तो इसका क्या मतलब है कि सबका पैटर्न चेंज होता ही होगा। क्योंकि आप लोग खाना क्या है, इवन बच्चा जो सिर्फ दूध पी रहा है उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी वो पतली हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, सब कुछ होता है। तो दैट मींस कि पैटर्न बॉडी का चेंज होता है। तो हर चीज को कॉन्स्टिपेशन मानना भी गलत है, लेकिन अगर आपको एक प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आपको कुछ उसके लिए मेडिकली ऐसा कहते हैं कि रिसेंट चेंज इन योर बाउल हैबिट वो प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे 20 साल से कॉन्स्टिपेशन है ना, तो उस मरीज को यूजुअली हर एक डॉक्टर बहुत लाइकली देखता है। ओके पर कोई ऐसा बोलेगा ना कि मुझे 20 दिन से कॉन्स्टिपेशन है तो हमारा एंटेना खुल जाएगा कि भाई पहले इसका मतलब 20 दिन तक तो कहानी ठीक थी, अब कुछ तो गड़बड़ हुआ या इन्फेक्शन हुआ, ब्लॉकेज हुआ, ट्विस्ट हुआ, कैंसर हुआ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो। शॉर्ट ड्यूरेशन वाला कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम। रिसेंट चेंज अच्छा उल्टा भी हो सकता है कि रिसेंटली मेरे को अभी 1.5 महीना हो गया डायरिया ठीक नहीं हो रहा। अब नॉर्मली डायरिया होगा किसी को भी होगा, खाने में उसे होता है 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। वो कोई बोल रहा 15 दिन से या महीने से ठीक नहीं हो रहा ना, दैट इज अलार्म।
तो वो बताओ आपका बहुत प्रोटॉन है तो आप लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज करिए, थोड़ा मेंटल पीस, स्ट्रेस कम, खाने की हैबिट, फाइबर अच्छा चाहिए, फिर उसके लिए तो बहुत सारी चीज नॉलेज है। और अगर आपको इमीडिएट कुछ हुआ है, एकदम चेंज हुआ है शॉर्ट से तो 15 दिन महीने में कुछ हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। So great. Lot of myths and lot of questions. the other ways are busted and a lot of question and answer. I hope you guys Yes. got the even. हम लोग के पास जो क्वेश्चन थे अब तो खत्म हो गए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारे ऑडियंस में भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और इट इज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। Yes. It is delight to sit with you and chat. We have done it long hours and so many times. Correct. It was a great pleasure, in fact. And I always wish that this essential knowledge of medicine, मैं इसको ये बोलूँगा, ये मेडिसिन का नॉलेज नहीं, ये एसेंशियल नॉलेज है सबके लिए, वो सही माध्यम के तहत आम जनता के पास जाना जरूरी है। ये मिशन है हमारा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम कम्युनिटी लेवल पे अपना सॉल्व हो, Yes. वो बहुत जरूरी है। So it is actually the awareness about yourself. अवेयरनेस, That आपने खुद के लिए awareness. और हम लोगों ने ये पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट भी किया क्योंकि हमने देखा कि ये डिजिटल वर्ल्ड में बहुत चीज हेल्थ के बारे में कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है कि ये गलत है, ये सही है, आप ऐसा खाना खाइए, आप बैठ के खाइए, कोई खड़ा पे खाइए, कोई केटो डाइट बोल रहा है, कोई कुछ ये बोल रहा है। पर तो प्रॉब्लली उसमें से कोई डॉक्टर मुश्किल से होता है। तो हमारा ये पॉडकास्ट का मिशन यही है कि राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स पब्लिक तक पहुंचे और वो अपनी हेल्थ को पॉजिटिवली और सीरियसली है। आई वुड से ये बहुत नोबल है कि मतलब इन एनी टर्म्स इफ वी सी ना तो इससे डायरेक्टली आपको कोई ऐसा फायदा हो रहा है ताकि इस चीज़ से मेरा फायदा है, पर ये एक्चुअली हम सबका फायदा है। यस, देश आगे बढ़ रहा है और ये इसीलिए है क्योंकि ये डॉक्टर अकेडमी हमने बनाया, कम्युनिटी बनाया, डॉक्टर से हम बात करते थे, रोज हम लोग बात कर रहे हैं, हम भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। और जब देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हम इसको सही डायरेक्शन पे ले जाए। वो बहुत ही आई वुड से नोबल चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को भी गाइडेंस की जरूरत होती है। बहुत सारे फील्ड्स भी ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स आल्सो रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ लाइक चैनल्स, तो वो डॉक्टर वैसे बहुत बिजी होते हैं। हाँ। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे उनका। Yes, definitely. अदरवाइज आप 24/7 आप बिजी रहोगे, तो एटलीस्ट वी कैन टेक सम टाइम एंड गिव इट बैक टू द सोसाइटी की भाई great help for the entire community. Thank you so much. Thank you. It was pleasure meeting you, sir, and talking to you. Thank you. Great.